इसी पे बात करते हैं। डॉक्टर मिनास मजीद हमारे साथ मौजूद हैं, शोबा अक़वामी ताल्लुकात पेशावर यूनिवर्सिटी हमारे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर ज़फ़र नवाज़ जसपाल भी हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी ही देर में। अच्छा, डॉक्टर ज़फ़र ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, बट लेडीज़ फर्स्ट। डॉक्टर मिनास, सबसे पहले आपसे हम सर्टनली चाहेंगे मौजूदा सूरत हाल पर तबसरा एनालिसिस। दोनों अतराफ़ एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं कि उन्होंने MOU में मौजूद शिकों की खिलाफ वर्जी की है, जहाँ ये सवाल भी उठता है कि IRGC की तरफ से कतर बिलखुसूस जो इस तमाम मामले में एक अहम सालिस था, उसके गैस टैंकर जहाज़ पर हमला किया गया या मिसाइल दागे गए क्योंकि उसने वो रूट नहीं लिया जो ईरान के पासदारान ने डिफ़ाइन किया हुआ है। लेकिन वो ये कहते हैं हमने ये MOU में लिखा हुआ है, ये तय है कि यहाँ से जो भी गुजरेगा वो हमें इन्फॉर्म करके गुजरेगा, हमने कोई फ़ीस नहीं चार्ज करनी, लेकिन इंफॉर्मेशन ज़रूरी है। उधर अमेरिका कहता है कि भाई ऐसा तो चलेगा नहीं, और उसके बाद जवाबी हमले भी हुए। क्या आपको लग रहा है किस पे ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है जो मौजूदा कशीदगी की सूरत हाल बनी? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और हमा। मैं समझती हूँ कि चीज़ें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ इस तरह से जा रही हैं कि हमने सिर्फ ईरान की जो और यूनाइटेड स्टेट्स की जो अभी एस्केलेशन शुरू हुई है MOU साइन करने के बाद, उससे पहले हमें 2-3 चीज़ें और देखनी होंगी। नंबर 1 तो ये है कि जेरूशलम में जो यूनाइटेड स्टेट्स कहते हैं कि हमने वहाँ पे कंक्रीट में फ्लैग अपना नस्ब करना है ताकि उसको कोई हटा ना सके, और ये इज़राइल का कैपिटल होगा, नंबर 1। फिर दूसरी बात ये है कि सऊदी अरेबिया और इसके साथ इजिप्ट, टर्की, पाकिस्तान और उनकी ये जो नई अलायंस बन रही है, जिसको इज़राइल के बाज़ हल्के कह रहे हैं कि ये इस्लामिक नेटो बन गई है, ये एक डेवलपमेंट है। इसके साथ साथ रीजन में अगर आप देखते हैं, जैसे अभी के ये टर्की में जो समिट हुआ है, जितने भी इसके मेंबर्स थे वो आए थे, वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप के जो बयानात थे, तो ये सारी चीज़ें इस इशू को कम्प्लेक्स भी बना रही हैं और बहुत क्लियर भी कर रही हैं। अब ईरान जैसे कि अगर हम लोग देखें, MOU में ये था कि सारे जितने भी शिकायत थे, अमेरिका ने भी उसके ऊपर एग्री किया था और ईरान ने भी, लेकिन उसके साथ साथ भी अगर आप देखें प्रेसिडेंट ट्रंप के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं थ्रेटनिंग, जिसको प्रेसिडेंट अरागची ने भी अपने ट्वीट्स में फॉरेन मिनिस्टर अरागची ने भी अपने ट्वीट्स में बताया कि वो थ्रेट्स ना दें क्योंकि हम फिर जवाब देंगे। लेकिन साथ में ये था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली रहेगी और US नेवल ब्लॉकेड जो है वो हटाई जाएगी। फिर जब ये शिप्स वहाँ से जा रहे थे, उन्होंने ईरान, जैसे MOU में भी था कि ईरान को बता के, और उन्होंने उनको वहाँ से गुजरने की इजाज़त दे दी थी, जिसकी बाइस इजाज़त ना लेने की बाइस ईरान ने स्ट्राइक कर लिए, और फिर काउंटर स्ट्राइक्स हुए US की तरफ से, जैसे कि अभी आपने बताया कि सेंटकॉम ने बताया बशर के ऊपर जो इनका एटॉमिक न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसके ऊपर। ये सारी चीज़ें देखें, एक जाविये से हम उसको नहीं देख सकते हैं जी। अमेरिका जो है वो बार बार प्रोवोक कर रहा है ईरान को कि वो एस्केलेशन की तरफ बढ़े, लेकिन उसके साथ साथ ही फौरन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जैसे कहा कि MOU जो है दैट इज़ ओवर, उसके फौरन बाद कहा कि नहीं, जो टेक्निकल टॉक्स हैं वो जारी रहेंगी। सो कहने का मकसद मेरा वही हो जाता है कि दोनों ममालिक जो हैं वो जंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और ख़ासकर अमेरिका में वही हम बार बार जो नवंबर के प्राइमरीज हैं उनके, बिल्कुल उसके हवाले से भी देखें। नॉट डॉक्टर मिनास, एक्चुअली ये हमें लगता है कि शायद वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बट उनकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल इसके बरअक्स हैं। मतलब एक जगह तो वो अपने आप को ये बड़ी कामयाबी कहते हैं कि जी हम डायलॉग तक आ गए हैं, और वो एक्चुअली मानते हैं कि ये उनकी कामयाबी है कि बहुत कुछ हो गया, बट नाउ वी आर एट द नेगोशिएशन टेबल। लेकिन साथ ही धमकियां भी आ जाती हैं, एनहेंस और ज़मीनी कार्रवाई की धमकियां भी आ रही हैं ना अब तो। एब्सोल्युटली, और इसीलिए उनके जो स्टेटमेंट्स ट्रंप के मुंह से निकलते
हैं उस पर इतना डिपेंड नहीं किया जा सकता, और हेंस वी हैव एक्सपर्ट्स लाइक यू टू फाइंड आउट कि एक्चुअली होने क्या वाला है, या फिर इनकी अगर ये बात है तो इसका मकसद क्या है, बिकॉज वो रोज स्टेटमेंट तो बदलते हैं। डॉक्टर जफर, आपको क्या लगता है, बिकॉज वाकई वो कहते भी हैं और सिंसियर भी लगते हैं जब वो कहते हैं कि वी आर वेरी हैप्पी टू बी इन द प्रोसेस ऑफ डायलॉग, और कभी कभार तो उनको लगता है जी सब कुछ तय हो गया, अगले दिन वो कहते हैं कि सब खत्म। बहुत बुरे अल्फाज यूज़ करते हैं ईरान और ईरान के लोगों के लिए, और फिर कहते हैं इनसे तो बात की ही नहीं जा सकती। वेयर डज ही स्टैंड? देखिए, हमें यहाँ पे ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो पहले दिन से अपनी इस जंग को और उसके नतायज को अपनी जीत की तरफ ले जाना चाहते हैं। इसलिए उनकी ये जो आपको एक कम्प्लेक्स सी सिचुएशन नज़र आती है, उनकी एक स्टेटमेंट में कुछ होता है और एक उसी के साथ वो कुछ कहते हैं। अभी उन्होंने जिस तरह कहा कि जी के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो हमने साइन किया वो ख़त्म हो गया, उसके साथ ही कहते हैं कि नेगोशिएशंस कंटिन्यू रहेंगी। अब ये उनकी एक मर्क्यूरियल टेम्परामेंट की भी एक निशानी है, मगर उसके पीछे हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके टारगेटेड ऑडियंस है जो उनकी अपनी पब्लिक कॉन्स्टिट्यूएंसी है विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इसी तरह ईरान की भी लीडरशिप का मसला है। एक तरफ तो उन्होंने पूरा एक काफ़ी अरसे फ्यूनरल रखा और आप उनको अली खamenei साहब को दफनाया और एक नेशनलिज्म का फॉरवर्ड बिल्डअप किया। अब उन नेशनलिस्ट की जो आवाज़ें हर जगह से निकल रही थी वो बाई डिज़ाइन ये लेके जा रहे थे हर जगह, ताकि नेशनलिज्म स्ट्रांग हो, तो वहाँ पे रिवेंज की बात हो रही थी। अब एक तरफ रिवेंज की बात कर रही है आपकी अवाम, जिसकी ताकत पे आपने एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में एग्रेशन रोकी है और आपने सर्वाइव किया, और दूसरी तरफ आप नेगोशिएशन में प्रेजेंटरी तो एक्सचेंज नहीं करेंगे। तो लिहाजा आप इस सिचुएशन को एनालाइज करें। नेगोशिएशन तो जारी रहेगी मगर ये सिचुएशन रहेगी। मगर यहाँ पे एक डिफरेंट चीज़ है जिसको हमें इग्नोर नहीं कर। 28 फरवरी को जब यूनाइटेड स्टेट और इसराइल ने अटैक किया था ईरान पे, तो सब समझते थे कि अमेरिका और इसराइल एग्रेसर है और ईरान जो है वो मासूम कंट्री है इस सारे क्राइसिस में। मगर जब ईरान को मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंदर बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि सेफ्टी ऑफ द शिप्स, मर्चेंडाइज शिप्स होगी, उसको ईरान इंश्योर करेगा, और अगर ईरान खुद ही कोई भी बहाना बना के या कोई भी रीजन हो सकता है उन शिप्स पे अटैक करता है, वो तो क्लास को इसने खुद वायलेट कर दिया। तो प्रोवाइडेड कि वो शिप एक ऐसे मुल्क का भी था जिसने आपकी सालिस, जो आपका एक मेजर सालिस है कतर का, जिन्होंने बड़ा एहतजाज किया इस पे। तो उसी चीज की तरह मैं अर्ज करूं, तो उसके 3 चीजें हमें नजर आई उसकी फॉलो अप में। पहला तो आपको नजर आया कि नेटो की समझ हो रही थी। नेटो की समझ में पहली दफा उनके सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि अमेरिका ने जो अभी स्ट्राइक की, वो जो 80 स्ट्राइक्स पहली थी वो बिल्कुल दुरुस्त की हैं। इसका मतलब है कि नेटो में भी कोई कंसेंसस नजर आ रहा है कि ईरान एक हद से ज्यादा जा रहा है, क्योंकि स्टेट ऑफ हार्मोज को वो अगर इस तरह ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करेगा तो कब तक कर सकते हैं। दूसरी आपको स्टेटमेंट जीसीसी स्टेट्स की नजर आती है कलेक्टिव, और उसके रिस्पॉन्स में इनके स्ट्राइक्स पे। और अब तीसरी चीज ये आ रही है कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक ये चीज भी आ रही है कि ईरान ने तो ये 2 चीजें अंडरस्टैंड करी और ईरानियंस फेल हो रहे हैं ये चीज अंडरस्टैंड करने में कि देखिए, जब जंग स्टार्ट हुई थी उस वक्त अमेरिका में एक और मूड था। अगर ईरानियंस टारगेट कर रहे हैं नवंबर इलेक्शन, तो अब मूड और है। अमेरिका में इस जंग के हक में भी लोग हैं, खास तौर पे जो जूइश लॉबी है जो पैसा लगाती है इलेक्शंस में। डॉक्टर, इट वुड बी राइट टू से डॉक्टर जफर कि मूड भी थ्रू आउट द पास्ट 3 मंथ्स चेंज होता रहा है अमेरिका में भी। मतलब ट्रंप साहब की स्टेटमेंट्स, उनकी सक्सेसेस, व्हाट ही इज अचीविंग, मूड भी बदलता रहा। ऑल्दो ये जब MOU साइन हुआ और इसके जो आर्टिकल्स हैं, सारे जो नुकात हैं, उन पे डिवीजन भी हुई वहाँ, बिकॉज इट डिड गिव एन इम्प्रेशन एंड टू द वर्ल्ड ऑल्सो कि इसमें ईरान ने ज्यादा गेन किया है और अमेरिका का लॉस हुआ। एंड इट डिड क्लियरली गेन। मैं यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूंगा इजाजत से, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। ईरान की लीडरशिप ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी। इस मेमोरेंडम के तहत हमने जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है उसको लेजिटिमाइज कर लिया। ये जो स्टेटमेंट है ये अरब ममालिक के लिए अनएक्सेप्टेबल है। तो ये चीजें जो आप सारी देख रहे हैं, इस वक्त ईरान की जो लीडरशिप है यहाँ वो कंफ्यूजन का शिकार है। देयर इज अ क्लियर डिविजन जिसकी अक्सर बात भी होती है। सो डॉक्टर मिन्हास आपको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे, और ज़ाहिर इत्तलात तो ईरान से भी आ रही हैं कि IRGC और जो उनकी सियासी क़यादत है उनकी आराम तज़ाद है,
और जहाँ जो उनकी सियासी क़यादत है वो मुज़ाकरात की हामी है और इस मामले में आगे बढ़ना चाहती हैं, वहीं ये जो वाक़या हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कतर जैसे सालिस मुल्क के जहाज़ पर हमला कर देना, और इसको किसी और तरीके से भी हैंडल प्रॉब्ली किया जा सकता था और किया जाना चाहिए भी था अगर वो किसी और डाइवर्शन या किसी और पाथ से गुजर भी रहे थे। सो आपको क्या लगता है कि वहाँ भी एक अंडरस्टैंडिंग का फुकतान है? और दूसरा नेटो वाला पॉइंट डॉक्टर ज़फ़र ने बड़ा इंपॉर्टेंट उठाया कि इससे पहले हमने देखा कि अमेरिका तनहा था और नेटो पर कितनी तनकीद करते थे सदर ट्रंप, लेकिन इसी दौरान नेटो की जो सबमिट हुई है, क्या आपको लगता है वहाँ से कुछ रीअश्योरेंसेस मिली हैं सदर ट्रंप को और इसलिए उनको कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और एक रात उन्होंने 80 फिर अगले दिन 90 हमले किए और फिर अब ये भी वाशिंगटन से इत्तलात हैं कि प्रॉब्ली ज़मीनी कार्रवाई का भी सोचा जा रहा है जिसकी तैयारी तो चली रही थी शुरू से? अब्दुल्ला, मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक बात करूँगी कि दोनों ममालिक जो हैं, मैंने पहले भी कहा कि जंग नहीं चाहते हैं क्योंकि जंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। देखें, ईरान जो है मिलिटरीली हम कह सकते हैं कि बहुत वीक है, लेकिन जिस तरीके से ईरान ने रेजिस्टेंस की है, अभी आप देखिए कि उन्होंने ना सिर्फ कतर, बहरीन और कुवैत के ऊपर अटैक किए, उन्होंने जॉर्डन में यूएस की बेसिस पे भी अटैक किया है। सो वो एक तरह से सिग्नल दे रहे हैं कि हम अभी भी इस पोजीशन में हैं कि आपको रिटेलिएट कर सकते हैं। अब उनके पास मिलिट्री टेक्नोलॉजी इतनी नहीं होगी जितनी कि अमेरिका के पास है। देखिए, हमास ने जो अभी डिसीजन लिया हुआ है कि वो गवर्नमेंट से उन्होंने जो एक कमेटी बनाई है और हाथ उठाए हैं, लेकिन उनका जो मिलिट्री विंग है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। इसी तरह अगर हम लोग हिजबुल्लाह को देखते हैं लेबनान में, सो ये चीज़ें ऐसी हैं कि अमेरिका को ये चीज़ें हमेशा अपने डिसीजन में सामने रख के फिर डिसाइड करना होगा। दूसरे, ये बात सही है कि ईरान अगर MOU साइन किया है तो जितने भी वहाँ पे व्हीकल्स जो हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन है उसको सेफ पैसेज दे। पिछले 20 घंटों में 13 व्हीकल्स गए हैं, ठीक है। सो मैं समझती हूँ यहाँ पे दोनों जो हैं एक तरह से मैं उनको कहूँगी कि इसके ज़िम्मेदार हैं। ईरान ठीक है वार्निंग दे देता उन व्हीकल्स को जिनको उन्होंने अटैक किया है, और उसके बाद अगर वो ना मानते तो फिर अटैक की कोई वजह बन जी बिल्कुल, ये भी हो सकता था। इसी तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने फौरन जैसे वो नेवल ब्लॉकेट की और हमले किए, मिलिट्री को मिलिट्री जितने भी वो हैं उनको टारगेट किया, ये भी एक तरह से वो है। फिर इसमें आप ये देखिए कि जैसे अभी आपने खुद कहा कि बहुत से टारगेट्स ऐसे हैं जो सेंटकॉम और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं कि ये अटैक सामने नहीं किए हैं। सो इसका मतलब है कि कोई थर्ड एक्टर भी है जो चाहता है कि ये जंग जारी रहे और वो हमारे बिल्कुल सामने है। मतलब नोट पॉइंट्स फॉर गेसिंग कि वो थर्ड फैक्टर क्या है। ऑफ कोर्स इजराइल की तो फेवर में ये कि ये चीज चलती रहे, उनको तो वैसे ही बड़ी तकलीफ हो रही थी कि ये MOU। आई वुड यहाँ पे जी सॉरी यहाँ पे फिर मैं यही कहूँगी कि अभी हम और मैं बार बार यही बात कह रही हूँ कि हमने एसिमेट्रिक एग्जॉशन को देखना है कि कौन जल्दी एग्जॉस्ट होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अमेरिका जो है वो एग्जॉस्ट हुआ है मिलिटरीली, मॉरली, अगर हम देखें इकोनॉमिकली भी वो एग्जॉस्ट हुआ है। ईरान यस, जितने भी हम लोग इकोनॉमिकली अगर आप देखें कि अगर नेवल ब्लॉकेड है तो उनका जितना जो सरप्लस क्रूड ऑयल है वो सारा जो है वो ईरान में ही रहेगा, वो उनकी इकोनॉमिक पोजीशन और ख़राब हो जाएगी। अच्छा, और दोनों तरफ ही बड़े ईगोइस्टिक लोग भी हैं, मतलब सदर ट्रंप भी हैं और ईरानी। अच्छा, यहीं से बात को जरा आगे लेके चले तो जी इसमें ज़रा हम इस बात पे भी आना चाहते हैं कि इफ़ देयर इज़
द यूनिटी दैट वी थिंक देयर इज इन ईरान। डॉक्टर जफर, आपसे ये पूछना चाहेंगे, बिकॉज अगर जो शिप्स टारगेट की गई, एक बहुत सवाल ये भी आ रहा था कि अच्छी भली बातचीत चल रही है, एक नेगोशिएशन टेबल पे दोनों बैठे हुए हैं, और जिनके घर में बैठ के नेगोशिएट कर रहे हैं उन्हीं की शिप्स को टारगेट करना, मतलब दैट रेजेस अ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कि क्या सिविल और मिलिट्री क़यादत जो है ईरान में, उनमें यूनिटी है या नहीं है, और क्या ये वो वक्त नहीं आ गया कि नए जो सुप्रीम लीडर हैं वो कुछ मुदाखलत करें, या शायद कर रहे होंगे, और ईरान की एक मुतफ़िका कौमी पॉलिसी जो है वो बयान करें, मतलब वो ज़रा सामने आए? देखिए, ये बात आपने दुरुस्त फरमाई कि उनके नए लीडर को आना चाहिए। अब उनकी क्या पोजीशन है, अब तो बहुत से सवालात उठ रहे हैं उनकी सेहत पे भी और उनकी कैपेसिटी पे भी। और ये जो हमले आपको नज़र आ रहे हैं, इससे ये भी नज़र आ रहा है कि ये तो कहना गलत नहीं होगा कि उनकी सिविल और पासदारान या सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप है वो भी अब डिबेटेबल है। तीसरी चीज़ ये है कि जी इस वक्त देखिए, अब फ्यूनरल ख़त्म हो गया, अब वहाँ पे एक प्रोसेस से निकल के ईरानी अवाम भी दोबारा रिविजिट करेगी अपने फ्यूचर पे, और उसके ऊपर भी इनको देखना पड़ेगा। मगर ईरानी लीडरशिप के अंदर भी एक हार्ड लाइनर है जिनको आप हॉक्स कहते हैं, वो हर वक्त ही वो पेसिमिस्टिक होकर सोचते हैं। नेचुरली हर स्टेट में इस तरह के लोग होते हैं, और अगर वो डोमिनेट कर जाए तो फिर स्टेट क्राइसिस में जाती है। मगर इस डील में पहली दफ़ा ईरानियों को श्योरिटी मिली थी कि $300 बिलियन आ रहा है, जिससे उनकी इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन होगी। अब देखना ये है कि ये दोनों जो लीडर्स हैं, अमेरिकन इस वक्त डिफरेंट पोजीशन में, और मुझे यहाँ पे एक बात क्लियर करना चाहता हूँ। ईरानियंस के पास ठीक है मिसाइल्स हैं, उन्होंने नंबर ऑफ ड्रोन भी बढ़ाया, सब कुछ है, उन्होंने नेबरिंग कंट्रीज में बेसिस की आड़ में स्ट्राइक की, मगर हमने रिटेलिएशन में किसी एक अरब ममालिक का भी रिटेलिएशन नहीं देखी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो GCC की स्टेट्स हैं वो कोई सिटीज, ठीक है, उनमें बहरीन हो गया, UAE हो गया, कतर होगा, ये सिटी स्टेट्स हैं, मगर उसमें इराक जो है बहुत बड़ी स्टेट है, उसके अंदर सऊदी अरेबिया है, और GCC का कलेक्टिव जो पोटेंशियल है वो ईरान के उसको फेस नहीं कर सकेगा। ये एसिमेट्रिकल वॉरफेयर में सिर्फ दो चीज़ें होती है कि जो स्ट्रॉन्गर पार्टी है वो प्रोलॉन्ग नहीं करना चाहती होती, और हमें यहाँ पे जो अमेरिका की सक्सेसफुल स्ट्रेटजी थी वो ब्लॉकेट की थी। मई में और मार्च के अंदर जो ईरानी एक्सपोर्ट्स थी वो 85% मई में डाउन की, और उसके बाद ईरानियंस जो है वो रैशनैलिटी की तरफ मूव हुए। और अगर ये इरेशनैलिटी बढ़ती जाएगी तो रीजन के लिए तो नुकसानदेह है भी, ईरान के लिए भी, खुद के लिए भी है। और ये आप ईरानी लीडरशिप आप इनको आज से आगे मतलब 11 से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक नया दौर शुरू होगा, उसमें उनको बड़ा प्रैक्टिकल और रैशनल होकर आना पड़ेगा। अगर वो मिलिटेंसी को ही अपने मद्देनजर रखेंगे तो उनको रीजन से भी ज़ाहिर है अब तदफीन भी हो गई है, जज्बात भी ज़रा ठंडे होते हैं और आप रैशनली चीज़ों को देखना शुरू आगे बढ़ना भी है, एंड वी शुड एक्सपेक्ट एंड होप फॉर दैट टू। बहुत शुक्रिया अब दोनों का, डॉक्टर मिन्हास एंड डॉक्टर जफर, इट वाज अ ग्रेट डिस्कशन विद बोथ ऑफ यू। इट रिमेंस टू बी सीन। अच्छा, अब इसमें एक और भी चीज़ ये होती है ना, हम पे आ जाए वापस, कि कल क्या होगा हमें नहीं पता। मतलब हम लिटरली रात को जब सो के उठते हैं, स्टेटमेंट्स, अमेरिका का तो दिन होता है तो काफ़ी स्टेटमेंट्स आ चुकी होती हैं, सुबह क्या तब्दील हुआ होता है, बदला होता है, हम उस पर डिस्कशन करते हैं, बिकॉज यू लिटरली डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। और गुज़श्ता 24-12 घंटे में कोई खास डेवलपमेंट है नहीं, क्योंकि सबसे पहला काम जब हम सुबह सुबह उठते हैं तो यही देखते हैं, एक्स खोलते हैं, जंग कहाँ तक पहुंची, या फिर जंग कहाँ तक पहुंची, या फिर डायलॉग जो है वो कहाँ तक पहुंचा, मतलब दोनों, इट कैन गो आइदर वे। सो वी शुड, ये वो लिटरली वो उस किस्म की जंग है जिसमें यू हैव टू सिट एंड होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज इट कैन गो आइदर वे।